हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार स्वामी। आप देख रहे हैं जियोग्राफी चैनल। इस वीडियो में अपन बात करेंगे वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो क्या होते हैं, किस प्रकार से ये होता है, किस प्रकार से ये जो चीज़ें होती हैं वो होता है। तो क्या है ज्वालामुखी, इसके बारे में अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ज्वालामुखी का जो टॉपिक है वो। ठीक है, तो इसके साथ जो है बिना स्किप किए बगैर इस वीडियो को देखते रहें। और दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ या इतना सरल तरीका लेके आता हूँ जो आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए वीडियो में। अपन बात करेंगे ज्वालामुखी क्रियाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो ज्वालामुखी का अर्थ, ज्वालामुखी के प्रकार, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, तो इन बारे में अपन आज इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ज्वालामुखी का अर्थ, ज्वालामुखी क्या होता है? पर्वत जिसके शिखर पर एक छिद्र होता है जिससे प्राय भाप, गैस, राख तथा गर्म पिघली हुई चट्टानें बाहर निकलती है, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ज्वालामुखी किसे कहा जाएगा कि एक पर पर्वत या शिखर होता है जिसके ऊपर एक छिद्र होता है और इस छिद्र से प्राय क्या होता है, भाप है, गैस है, राख है, इसके अलावा पिघली हुई चट्टानें जो है वो बाहर निकलती रहती हैं। यही आपकी क्या कहलाती है? ज्वालामुखी कहलाती है। ज्वालामुखी के प्रकारों की बात करें तो उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उद्गार के आधार पर। ठीक है, तो उद्गार के आधार पर दो प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। पहला आपका होता है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरे होते हैं दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो नंबर एक की अपन बात करें दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, तो ये क्या होता है कि ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो इनका जो उद्गार होता है ना वो केंद्रीय होता है। केंद्र का मतलब क्या होता है? एक ही जगह से होकर जो इससे निकलने वाले पदार्थ है वो निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे उद्गार वाले ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं। और इनका जो उद्गार होता है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर विस्फोट के साथ होता है। ठीक है, और इन जो नलिका या केंद्रमुख होता है, ठीक है, जिसको आप क्रेटर कह सकते हो, तो उसके सहारे होता है। उद्गार की विशेषता के आधार पर जो है इसको जो है वो पांच भागों में बांटा गया। ये उद्गार वाली ज्वालामुखी है, उसको पांच भागों में बांटा गया है। पहला आपका आएगा हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी जो है उनका उद्गार होता है वो शांत होता है। हवाई द्वीप पर मोना लोआ जो ज्वालामुखी है उसके आधार पर इनका जो है मापन या नामांकन है वो किया गया है। इसमें जो इसकी विशेषताएं होती हैं तो इसमें लावा जो होता है ना वो काफ़ी पतला होता है। ठीक है, गैस की मात्रा होती है वो कम होती है, विघटित जो पदार्थ होते हैं वो कम होते हैं। हवाई द्वीप के लोग जो है आकाश में लहराते लावे को अग्नि देवी पीली की केश राशि भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपका ज्वालामुखी उद्भेदन है वो हवाई द्वीप पर होता है और यही कारण है कि इस प्रकार के जितने भी ज्वालामुखी विश्व में पाए जाते हैं वो हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहलाते हैं। नंबर दो आपका आता है स्ट्रोम्बोली या स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी, तुल्य ज्वालामुखी। भूमध्य सागर के सिसली द्वीप के उत्तर में जो है लिपारी द्वीप है, तो वहाँ पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है और इसके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। नामकरण किया गया, ज्वालामुखी के आधार पर नामकरण किया गया है। अब इसमें क्या है, सतत उद्भेदन होता रहता है, यानी उद्भेदन है वो लगातार होता रहता है। स्ट्रोम्बोली है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, लाइट पोलर ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ सी। ठीक है, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, उसके बाद में नंबर तीन आता है वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। इससे निकलने वाला लावा जो होता है वो गाढ़ा होता है। प्रत्येक उद्गार के बाद ज्वालामुखी जो होता है उसका मुख बंद हो जाता है, जिससे दोबारा तोड़ने के लिए भीषण उद्गार होता है। इससे गैस एवं धूल की विशाल राशि निकलती है जिसके कारण गोभी के फूल की तरह आकाश में जो है छा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्वालामुखी होता है ये इसमें जो लावा होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है जिसकी वजह से वो ज्वालामुखी के मुख को बंद कर देता है और जब भी इस दोबारा उद्भेदन होगा तो इस उद्भेदन में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आवाज़ होती है और इसके अंदर जो धूल और गैस है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इससे का जो राख है उस राख से गोभी के फूल के समान जो है आकृति बन जाती है और जो आसमान में छाई जाती है। उसके बाद में आता है विश्वेश तुल्य ज्वालामुखी। ये है ज्वालामुखी जो है वो वोल्केनियन जो ज्वालामुखी है उन्हीं की तरह होता है। इसमें भी गोभी की फूल जैसी आकृति बनती है। इसे पिलियन प्रकार का ज्वालामुखी भी
कहते हैं। ठीक है, पिलिनियन ज्वालामुखी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आता है सबसे अंत में, वो है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। इनका उद्गार है वो बहुत भयंकर और विस्फोट जो है वो भी बहुत भयानक होता है। इससे निकलने वाला लावा सबसे अधिक गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, जैसे क्राकातोआ ज्वालामुखी। तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है उसका उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, क्राकातोआ है, वो भी इसी प्रकार के ज्वालामुखियों की श्रेणी में आता है। वैसे पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है स्ट्रोम जो है मार्टिनिक द्वीप के पास जो है पीली ज्वालामुखी पाई जाती है। मार्टिनिक द्वीप जो आपका प्रशांत महासागर में, तो वहाँ पर पीली ज्वालामुखी पाई जाती है, तो उसके आधार पर इसका नाम पीलियन तुल्य ज्वालामुखी रखा गया है। और इसके समान जितने भी विस्फोट वाले ज्वालामुखी हैं वो सारे के सारे पीलियन तुल्य ज्वालामुखियों में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करें दरारी उद्गार वाले, तो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो लावा है वो एक स्थान से होकर नहीं निकलता बल्कि एक दरार के रूप में निकलता है। ठीक है, और लावा में जो है गैस की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, और दरार जो है उद्भेदन होता है, यानी धीरे धीरे जो लावा है वो बाहर निकल कर और धरातल पर फैलता रहता है। ठीक है, और इससे जो है पठार की रचना होती है। ठीक है, ऐसे पठारों की रचना होती है जैसे दक्कन का पठार, कोलंबिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, और 1783 में आइसलैंड में दरारी उद्गार हुआ था। ठीक है, तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं जो आराम से शांत ढंग से जो हैं वो आपके होते हैं। सक्रियता के आधार पर जो ज्वालामुखी हैं उनको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, सक्रिय या उद्भेदन की अवधि के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर सक्रियता का मतलब क्या हो जाएगा, उद्भेदन की अवधि के आधार पर जो ज्वालामुखी है उनको 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला आपका होगा सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, जिसको आप एक्टिव वोल्केनो बोल सकते हैं। दूसरा आपका होगा सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, डोर्मेटिक वोल्केनो। उसके बाद में तीसरा आपका होता है शांत ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी आपके होते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लावा, गैस, राख, धूल तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, इन्हें सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लगातार उद्भेदन होता रहता है। ठीक है, लगातार उद्भेदन होता रहेगा, यानी जो भी जो है गैस हैं, राख हैं, लावा है, ये सब एनी टाइम जो है निकलता रहता है। ऐसे ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं या सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये सदैव सक्रिय रहते हैं। विश्व में वर्तमान में लगभग 500 जो हैं जागृत ज्वालामुखी हैं। स्ट्रोम्बली भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। ये हमेशा जागृत रहती है, जिसके कारण आसपास का भाग प्रकाशमान रहता है। इसी कारण इसे जो है ज्वालामुखी है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उदाहरण के तौर पर जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, स्ट्रोम्बली है। ठीक है, स्ट्रोम्बोली है वो एक जागृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। उसके बाद में आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद कुछ अवधि के लिए शांत हो जाते हैं तथा पुनः उद्गार के लक्षण हैं वो नहीं दिखाई देते, परंतु अचानक सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखियों को सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बार विस्फोट हो गया उसके बाद में पूरी तरह शांत हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि ये जो ज्वालामुखी है इसमें दोबारा कभी भी विस्फोट नहीं होगा। ठीक है, और उसके जो लक्षण हैं वो भी नहीं दिखाई देते हैं। तो यानी एक प्रकार से ये पूरी तरीके से शांत हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर अचानक से ये क्या होता है, इसका उद्भेदन हो जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो होंगे वो ज्वालामुखी सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी अधिक विनाशकारी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उद्गार का जो समय होता है ना वो काफ़ी लंबा होता है तथा शांत रहने के कारण ये यहाँ पर जो है मानव अधिवास हो जाते हैं। यानी लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर भी कोई ज्वालामुखी है और लोग उसके आसपास जो है अधिवास या अपने मतलब रहना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जब भी इसमें अचानक जब विस्फोट होता है तो काफ़ी जन माल की हानि होती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो विस्फोट तो होना है। ठीक है, क्योंकि मृत ज्वालामुखी होते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं उनमें कभी भी उद्भेदन हो सकता है। अब ये जो उद्भेदन का समय है वो भी कोई निश्चित नहीं है। इसमें 100 साल में भी हो सकता है या 10 साल में भी, 20 साल में, 50, 100, 150, 200, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये उद्भेदन है वो कब होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हज़ारों वर्ष तक भी जो है वो लगातार शांत रह जाते हैं और उसके बाद में उनमें उद्भेदन हो जाता है।
फिर इसी में आप नंबर देखें तो उसका उदाहरण जो आपका सबसे अच्छा है वो है विसुवियस ज्वालामुखी। ठीक है, तो विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो 700 वर्षों तक शांत रहने के बाद 79 ईस्वी में सक्रिय हुआ था, जिससे पंपोई और हरकुलेनियम जो नगरों में जो है काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ था। इसके बाद कई बार उद्गार हुआ। वर्तमान में ये सुषुप्त अवस्था में। तो विसुवियस ज्वालामुखी है जो आपका इटली में स्थित है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी पहले 700 सालों तक शांत रहा था, और कौन सी 79 जो ईस्वी है उसमें इसमें दोबारा विस्फोट हुआ था। और उस समय इसके पास दो जो है नगर थे। कौन कौन से थे? पंपोई और हरकुलेनियम जो नगर थे, वो नगर पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे जब इसमें उद्भेदन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में इसमें 100 साल या 150 सालों या और इससे भी कम जो है अंतराल पर इसमें विस्फोट होते गए। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसको जो है काफ़ी समय से ये क्या है, सुषुप्त अवस्था में है। ठीक है, तो जिस काफ़ी दिनों से ये क्या है आपका सुषुप्त अवस्था में है, यानी ये ज्वालामुखी है वो फिर से कभी भी फट सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जो ज्वालामुखी हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें विस्फोट जो होगा वो काफ़ी भयानक होता है। गैस और भी जो लावा वगैरह की मात्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर अगर विसुवियस की बात करें ना, तो विसुवियस जो है वो 1631 में फटा था, उसके बाद में 1812 में फटा था, फिर 1906 में फटा था, और लास्ट जो इसका उद्गार हुआ था यानी विसुवियस ज्वालामुखी फटा था लास्ट। ठीक है, वो 1943 में इस जो है इसमें उद्गार हुआ था, और 1943 के बाद में ये लगातार अभी तक क्या है, शांत है। तो तकरीबन अगर अपन मान के चलें तो ये जो है 80 सालों से ये जो ज्वालामुखी है वो सुषुप्त अवस्था में है। ठीक है, और ये कब फटेगा अभी देखो इसकी कोई जो है वो कह नहीं सकते। ये फट जाए इसी साल और फटे नहीं अभी भी और सालों। ठीक है, लेकिन ये जब भी फटेगा तो काफ़ी ज़्यादा विनाश फिर से लाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें कोलंबिया का नेवोडोला रुइज ज्वालामुखी जो है 390 वर्ष तक शांत रहने के बाद 1985 में सक्रिय हो गया, जिससे अरामेरा नगर नष्ट हो गया। विसुवियस क्राकातोआ नेवाडोली रुइज प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। तो ये जो है आपके प्रसुप्त जो ज्वालामुखी हैं उनके उदाहरण हैं। उसके बाद शांत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो पूर्णतः निष्क्रिय हो चुके हैं तथा भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं है, उन्हें शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब शांत ज्वालामुखी की। तो शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से जो है एक बार फटने के बाद पूरी तरीके शांत हो गए, दोबारा उनमें कभी भी जो है विस्फोट नहीं हुआ, और ना ही जो है कभी उद्गार होने या विस्फोट होने की संभावना है। तो ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं वो शांत या मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ऐसा ज्वालामुखी के क्रेटर का मुख जो होता है ना वो झील बन जाता है तथा वो बस्तियाँ भी बस जाती हैं। ऐसे ज्वालामुखी प्राचीन काल में उद्गार हुआ होता है, लेकिन लंबे समय से वो शांत होते हैं, अतः इसमें निष्क्रिय मान लिया जाता है। जैसे ईरान का कोह सुल्तान तथा देवबाद म्यांमार का पोपा शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पोपा जो है ये माउंट पोपा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके कौन सी ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। अब अपन बात करें तो ज्वालामुखी के लाभ क्या होते हैं। तो ज्वालामुखी के लाभ की अगर अपन बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार के समय काफ़ी समय जो है बाद जो है झील का निर्माण हो जाता है। तो कई बार क्या होता है ज्वालामुखी उद्गार के समय जो है क्या हो जाता है, झील का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है वो एक लाभ का कारण है। उसके बाद में ज्वालामुखी के चारों ओर काफ़ी बड़ी क्षेत्र में राख जो है वो जमा हो जाती है, जिससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ होती है, और वहाँ पर क्या होता है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण होता है जो कपास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये सब ज्वालामुखी की वजह से संभव हो पाता है। तीसरा कारण की बात करें तो ज्वालामुखी है वो पठारों की श्रृंखला का निर्माण करती है, जिससे पत्थर से मकान, पुल, सड़कें आदि का निर्माण होता है। तो पठार जो है उसका निर्माण करती है ज्वालामुखी, जिससे बेनिफिट होता है। उसके अलावा ज्वालामुखी के कारण हमें पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के बारे में भी पता चलता है कि भाई पृथ्वी अंदर से किस प्रकार से है, कैसी है। तो इन सब के बारे में ज्वालामुखी जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है उसको समझने के लिए। ठीक है,
उसके बाद अलावा जो है नई शोध के अनुसार इससे बिजली का उत्पादन भी हो सकता है, और हाल ही में एक नई जो है रिसर्च की गई है जिसके आधार पर ज्वालामुखी से बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो ज्वालामुखी है वो हमारे लिए लाभदायक है। अब ज्वालामुखी की हानियाँ भी देखते हैं। तो ज्वालामुखी है उस जब विस्फोट होता है तो उससे मैग्मा या लावा निकलता है, जो नीचे बहुत सारी जो वनस्पति होती है तथा जीव जंतु होती है उनको दबा देता है या जो है जला देता है या नष्ट कर देता है। इसके का दूसरा कारण है, इसके कारण सीमावर्ती भागों में प्राय भूकंप आ जाते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट जहाँ होता है उसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी भयानक भूकंप आते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। इसके अलावा तीसरा, लावा निकलने से काफ़ी दूर तक खेत, मकान, वन्य जीव तथा जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं। तो लावा जो है निकलने के बाद काफ़ी दूर तक फैल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। इसके अलावा अगर समुद्र में विस्फोट से जल उबलने लगता है जिससे वडवानल कहा जाता है, इससे समुद्री जीव मर जाते हैं। तो इसके अलावा जो लावा अगर महासागर में या समुद्रों के पानी में मिल जाता है तो उससे पानी उबलने लगता है जिसको क्या कहा जाता है, बड़वानल कहा जाता है, जिससे समुद्री जीव मर जाते हैं क्योंकि तापमान बढ़ जाता है जल का। तो ये इस प्रकार से। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है वो ओजस डेड सालाडो है, जो 6,885 मीटर इंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना व चिली जो देश है उसकी सीमा पर स्थित है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाली जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसें जो है वो इससे निकलती है। ज्वालामुखी से बचाव के उपाय, ज्वालामुखी जैसी आपदा से बचने के लिए अनेक उपाय होते रहे हैं, जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से दूर मानव बस्तियां, ज्वालामुखी उद्गार के समय शीघ्र हटने की सुविधा, ज्वालामुखी उद्भेदन का पूर्व अनुमान, ऐसी ही वनस्पतियों का रोपण जिसे बस जिनकी सहन क्षमता जो है पर्याप्त हो। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी से बचाव किया जा सकता है। वैसे कोई ऐसी आधुनिक तकनीक नहीं है जो आपको ज्वालामुखी से बचा सके। ठीक है, ज्वालामुखी से दूर रहना ही ज्वालामुखी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। ठीक है, आधुनिक समय में हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, जो हमें ज्वालामुखी के जो लावा है उसके ताप है, ठीक है, या उससे निकलने वाले जो चट्टानों के टुकड़े हैं उनसे हमें बचा सके। तो ऐसा कुछ भी जो है वो है नहीं वर्तमान समय में। ठीक है, भविष्य की मैं जो है कह नहीं सकता कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें वो हम इन्वेंट कर लें जो हमें जो है ज्वालामुखी से बचा सके, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसका सबसे बड़ा बचाव यही है कि जितना हो सके ज्वालामुखी से दूर रहा जाए। अब अपन यहाँ बात करते हैं विश्व के प्रमुख सर्वाधिक ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी की। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका आता है कोटापेक्सी। तो कोटापेक्सी है वो इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, इक्वाडोर में स्थित है। उसके बाद में कलुचेवस्काया रूस में है, ब्रेनगल जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का में है, मोनालोआ हवाई द्वीप यूएसए में है, कैमरून अफ्रीका में है, एरेबस अंटार्कटिका रास सागर में है, चिलन चिली में है, असामा ये जापान में है, न्यू हाउ रोउ होरे न्यूजीलैंड, हवेला आइसलैंड, स्ट्रोम्बली लिपारी द्वीप भूमध्य सागर, एटना वो आपका इटली में है। इसके अलावा विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो महत्वपूर्ण है, माउंट एरेबस अंटार्कटिका रास सागर में, दूसरा माउंट टेरर ये भी आपका अंटार्कटिका में, माउंट एकागुआ चिली जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला ज्वालामुखी है, माउंट एकाकुआ। ठीक है, इसके बाद में आजो सेलेडो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है, कोटोपेक्सी जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं वो समझने की है। विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है माउंट एकागुआ जो चिली में है, और सबसे ज़्यादा सक्रिय जो है सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें सबसे ऊंचे ज्वालामुखी का तो वो कोटापेक्सी है जो आपका इक्वाडोर में, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद में चेम्बोरे जो इक्वाडोर में है, पोपोकेटीपेटल मेक्सिको, माउंट सस्ता आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट रेंडियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट हुड संयुक्त राज्य अमेरिका में, फुजियामा जापान का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, फिर जोकू जापान में है, कटमई अलास्का में, माउंट ताल फिलीपींस में है, माउंट मेयाना फिलीपींस में है, स्ट्रोम्बली इटली भूमध्य सागर में, एटना इटली के सिसिली द्वीप पर है, विसुएस
नेप्सल की खाड़ी इटली में है। टकाना सियरा मद्रे ग्वाटेमाला में है। देवबंद ईरान में है। कोह सुल्तान ईरान में। अलबुर्ज काकेश जॉर्जिया में है। वोल्केनो भूमध्य सागर इटली लिपारी द्वीप। फियाल एसोर्स द्वीप पुर्तगाल। एरारत आर्मेनिया। किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका। केमरून पश्चिमी अफ्रीका। माउंट केनिया अफ्रीका में। मेरू एल्गन वीरुगन रवांगी अफ्रीका की भ्रंश घाटी में हैं ये। लाकी आइसलैंड में। हेक्ला आइसलैंड में। हेलगाफेल आइसलैंड में। लेसर एंटीलीज दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। दक्षिणी एंटीलीज दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सेंट हेलेना दक्षिणी अटलांटिक महासागर यूके। मोनालोआ हवाई द्वीप प्रशांत महासागर। मोनाकी हवाई द्वीप। माउंट पोपा म्यांमार में है। माउंट पीली मार्टिनिक द्वीप पर है। ठीक है, ये पीली जो है मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है, पश्चिमी द्वीप समूह में है। ये विश्व का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है और यही ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी के नाम पर जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी की हमने बात की थी तो उसका नामकरण इसी ज्वालामुखी के आधार पर हुआ है। तो ये आपका जो है वो मोस्ट है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया सूडान स्टेट में है ये। उसके बाद में बेसिन पिक कैलिफोर्निया यूएसए में है। ब्रेंगल अलास्का यूएसए में है। लेस्कर इंडीज चिली में है और टुपुंग टिको इंडीज चिली में। तो ये विश्व के कुछ महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम है। इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।